नमस्कार दोस्तों, स्वागत होगा चैनल के साथ आगे सामने मोदी यहाँ पे चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। हरियाणा में प्रचार करने के लिए पहुंचे थे नरेंद्र मोदी, लेकिन इस दौरान उनको अपने भाषण में फेक न्यूज का इस्तेमाल करना पड़ा है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में दलितों को लेकर बीजेपी के विधायक के द्वारा दिए गए बयान पर कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कर दी बड़ी कार्रवाई। बताएंगे किस तरीके का एक्शन लिया गया है। दोस्तों वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन बनाने वाले नेता की ओर से की जा रही थी बड़ी बड़ी बात, कांग्रेस पार्टी ने दिया है करारा जवाब। दोस्तों इसी के साथ में उत्तर प्रदेश के अंदर क्या समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन को लेकर फिर से चर्चा चल रही है। बताएंगे अखिलेश यादव की ओर से भी एक बड़ी टिप्पणी सामने आई है। दोस्तों विचारधाराओं को लेकर कहीं ना कहीं सही संकेत दिए जा रहे हैं। साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा के चुनाव को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है। बताएंगे 3 बड़े नेताओं को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। दोस्तों और कोलकाता रेप कांड मामले को लेकर भी बड़ी अपडेट है। इसी के साथ में मोदी के भाषण की कई सारी बातों का फैक्ट चेक हो गया है। दोस्तों इसके बाद हकीकत सबके सामने आ गई है। और बताएंगे क्या जजों का सेंसिटिव डेटा लेना चाहती है केंद्र सरकार, एक बड़ा खुलासा किया है। दोस्तों एक एक करके चलेंगे सारी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि अब नरेंद्र मोदी का भाषण कोई नहीं सुनना चाहता दोस्तों, और मोदी के भाषण में ज्यादातर बातें गलत ही होती है, अगर आप भी मानते हैं कि हरियाणा इंडिया के साथ में आगे बढ़ेगा और इंडिया के समर्थन में खड़ा होगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों कि क्या हरियाणा के अंदर बदलाव की बयार चल रही है। शासक कांग्रेस पार्टी ने सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी की प्रमुख माधवी बुच पर शनिवार को एक बार फिर से निशाना साधा है। उन पर चीन की कंपनी में निवेश करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि ऐसे समय में यह खबर सामने आ रही है जब चाइना और भारत के बीच में भू राजनीतिक तनाव चल रहा है। यानी जियोग्राफिकली देखें तो लद्दाख के क्षेत्र गलवान के साथ साथ अन्य इलाकों के अंदर भारतीय सेना और चीन की सेना एक दूसरे के आमने सामने। ऐसे में कांग्रेस पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री मोदी माधवी बुच की इस गतिविधि से अवगत है। पहला सवाल। दूसरा ये कि अमेरिकी संस्थान हिंडनबर्ग ने हाल ही रिसर्च में माधवी पर अडानी समूह से जुड़े मामलों में हितों के टकराव का आरोप लगाया था। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उन्हें हटाने की मांग की है। माधवी पूरी बुच और उनके पति धवल बुच ने अनियमितताओं बरतने और हितों के टकराव को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाए गए आरोपों का खंडन किया। कुल मिलाकर दोस्तों ये जो गंभीर आरोप लगे हैं कि उनका पैसा चाइना की कंपनी में लगा हुआ है और चाइना के साथ भारत के 36 के आंकड़े चल रहे हैं दोस्तों। तो ऐसे में क्या नरेंद्र मोदी को यह बात पता है, ये सवाल पूछा गया है जयराम रमेश की ओर से। हालांकि अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। आपको क्या लगता है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के एक कार्यक्रम में सभा को संबोधित करते हुए कुरुक्षेत्र के अंदर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो पर निशाना साधते हुए सुप्रिया शिनेट ने कहा कि इस वीडियो में मोदी जी की जुबान ही नहीं बल्कि उनकी याददाश्त भी लड़खड़ा गई है। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे कि जब वीपी सिंह की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी उसको सपोर्ट कर रही थी, उस सरकार के साथ में बीजेपी खड़ी थी, तब जाकर मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी के इस दावे पर टिप्पणी करते हुए सुप्रिया शिनेट ने कहा कि विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी वीपी सिंह ने 7 अगस्त 1990 को सदन के अंदर मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने की घोषणा की थी, जिसके कुछ दिनों के बाद ही भारतीय जनता पार्टी ने वीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। दोस्तों आप लोग की जो भी राय हो लिखकर देता है। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेता कन्हैया कुमार 16 सितंबर को बनिहाल में जनसभा को संबोधित करेंगे। कल उनका बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। कांग्रेस पार्टी के नेता और कैंडिडेट विकार रसूलवानी के लिए उनका होने वाला है बड़ा कार्यक्रम। देखते हैं किस तरीके का कार्यक्रम का आयोजन होगा। दोस्तों साथ साथ कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के विधायक गिरफ्तार हो गए। रिश्वत लेने और ठेकेदार को धमकी देने का गंभीर मामला दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि कर्नाटक बीजेपी के विधायक मुनु रत्ना के द्वारा एक ठेकेदार को जान से मारने की धमकी दी गई। यहां तक कि दलित समाज से आने वाले ठेकेदार को जातिवादी अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया दोस्तों, और उनकी पत्नी को लेकर भी अपशब्द का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद कर्नाटक के अंदर शायद बीजेपी के नेता भूल गए थे, उनको लगा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई कार्रवाई नहीं होगा, लेकिन राज्य में तो सिद्धरमैया कांग्रेस पार्टी की सरकार है। तो इसके बाद कर्नाटक की पुलिस ने बीजेपी के विधायक मुनि रत्ना को गिरफ्तार कर लिया है। बेंगलुरु पुलिस ने कोलार पुलिस की मदद से उन्हें गिरफ्तार किया है। बेंगलुरु महानगर निगम के 2 कॉन्ट्रैक्टरों के साथ जान से मारने की धमकी देने का यह पूरा मामला है दोस्तों। रिश्वत और जाति सूचक गाली देने का पूरा अपडेट है दोस्तों। ऐसे में देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से क्या कुछ कहा जाता है, क्या बीजेपी माफी मांगेगी, ये बड़ा सवाल है। इसी के साथ में सिरसा के अंदर कांग्रेस पार्टी ने लगा दिया बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। 25 दिन बाकी है। इस तरीके से काउंटडाउन शुरू कर दी गई है दोस्तों। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर 4.5 साल तक सरकार चलाने वाले दुष्यंत चौटाला कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि हम सदन में लगाएंगे नारे हरियाणा जिंदाबाद का, वो सिर्फ ध्यान लगाएंगे औलाद दामाद पर, डीलरों और क्षेत्रवाद पर। इस पर निशाना साधते हुए हरियाणा कांग्रेस ने कहा कि जब कोरोना में किसान बॉर्डर पे रोया कर दे, हम दोनों भाई दारू की पेटी ढोया कर दे। इस तरीके से निशाना साधा जा रहा है दोस्तों हरियाणवी अंदाज में। हरियाणा कांग्रेस की ओर से कहा गया कि जब किसान बॉर्डर पर रो रहे थे तब मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला मिलकर दारू की पेटी ढो रहे थे। किसानों का वोट लेके गद्दारी करके भारतीय जनता पार्टी की गोदी में जाकर चढ़ गए और लड़ाई तो आर पार की है। 8 अक्टूबर को फिर कहोगे भुंडी बनेगी। यानी दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर आप हरियाणा से लिखकर बताइएगा कि भुंडी बनेगी का क्या मतलब है। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर सपा के कार्यालय में हिंदी दिवस कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया। एक बार फिर से मायावती पर बीएसपी पर धोखा देने का आरोप लगाया गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि जब गठबंधन टूटने की खबर मिली तो उनके साथ मंच पर बीएसपी के एक पुराने नेता बैठे हुए थे। अखिलेश यादव ने कहा कि हमें भी ऐसे ही धोखा मिला था, आपको भी धोखा मिल गया। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि जब गठबंधन टूटने की खबर उनके पास पहुंची तो उन्होंने खुद फोन किया और पूछने की कोशिश की गठबंधन क्यों तोड़ा जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि कई बार लोग अपने मन की बात छिपाने
करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। बसपा नेताओं के साथ मंच पर थे अखिलेश यादव, उन्होंने ये बातें स्पष्ट कर दी। उन्होंने कह दिया कि फोन नहीं उठाना या फोन काटने से बड़ी बात थी कि हम लोग विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे थे, इससे पूरा का पूरा उत्तर भारत का समीकरण पलटने वाला था। कुल मिलाकर दोस्तों अखिलेश यादव एकदम सही बात बोल रहे हैं। जब विचारधारा की बड़ी लड़ाई होती है तो फिर इन छोटी बातों को नहीं गिना जाता कि कौन फोन उठा रहा है कौन नहीं उठा रहा। साथ साथ हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी पूरी कमर कस ली है। दोस्तों पार्टी ने अपने 3 बड़े दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलावा अजय माकन और प्रताप सिंह बाजवा को जिम्मेदारी दी गई है। हरियाणा में पार्टी को जिताने के लिए उनको वरिष्ठ पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया है। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें पश्चिम बंगाल के अंदर कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले को लेकर दोस्तों अब मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और कोलकाता पुलिस के एसएचओ अभिजीत मंडल को अरेस्ट किया गया है। इससे पहले डॉक्टर संदीप घोष को वित्तीय धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामले को लेकर गिरफ्तार किया गया था। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें दुष्कर्म के दौरान पीड़िता को हंसने पर मजबूर करता था पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना। एसआईटी के चार्जशीट में एक के बाद एक कई सारे बड़े खुलासे किए गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आरोप पत्र से पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टी के नेता और एचडी कुमारस्वामी के भतीजे प्रज्वल रेवन्ना सारी मानवताओं की हदों को पार करते हुए अमानता के नए कीर्तिमान लिख रहा था। इस तरीके से चार्जशीट में कई सारे सिलसिलेवार तरीके से दावे किए गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ये वही प्रज्वल रेवन्ना है जिसके प्रचार के लिए नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। हालांकि बाद में खुलासा होने के बाद भारतीय जनता पार्टी इनसे दूरी बना रही थी, लेकिन हकीकत ये था कि भारतीय जनता पार्टी किसी नेता ने माफी नहीं मांगी कि नरेंद्र मोदी ने गलती से प्रचार कर दिया था और बाद में भी हराने के लिए नहीं कहा गया। तो दोस्तों बीच चुनाव में ये मामला सामने आया था। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सुप्रिया श्रीनेट बोली कहा शो लाइव नहीं रिकॉर्ड हुआ था, चाहते तो एडिट कर देते, लेकिन झगड़े की ब्रेकिंग न्यूज चलाई गई। जहालियत का वीडियो सोशल मीडिया पर खुद चैनल पर शेयर किया गया। लोगों को बुलाओ भिड़ाओ नफरत फैलाओ फिर उसके सहारे डूबती टीआरपी को बचाओ, ये है बिजनेस मॉडल। गोदी गिद्ध नहीं तो और क्या है। कुल मिलाकर दोस्तों जिस तरीके से न्यूज चैनल पर 2 एक्सपर्ट आपस में भिड़ते दिखाई दे रहे थे, सोशल मीडिया पर वो वीडियो शेयर किया गया, जबकि ये रिकॉर्डेड वीडियो था जिसको एडिट किया जा सकता था, लेकिन इस तरीके की चीजें जानबूझकर दिखाई जा रही है ताकि अपने टीआरपी को बढ़ाया जा सके। अगर आप भी मानते कि टीआरपी के खेल में अब जनता उलझेगी नहीं, जनता समझ चुकी है कि ये टीवी चैनलों पर डिबेट डिस्कशन के नाम पर आपस में हुड़दंग मचाकर जैसे तैसे टीआरपी इकट्ठा करना चाहते हैं, तो अपनी राय जो लिखा। साथ साथ दोस्तों जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी डोडा में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। इस पर कांग्रेस पार्टी के नेता सुप्रिया श्रीनेट की ओर से कहा गया कि बेरोजगारी के मामले को लेकर जम्मू कश्मीर देश के अंदर दूसरे नंबर पर है, 65% सरकारी पद खाली है। प्रधानमंत्री मोदी को इन बातों पर भी बोलना चाहिए था। साथ साथ हरियाणा में 10 साल में बीजेपी ने 5 प्रदेश के अध्यक्ष बदल दिए, 2 मुख्यमंत्री बदल दिए, मुख्यमंत्री ने 4 सीटें बदली, 2 बार चुनाव की तारीख बदली गई और अब बीजेपी के मंत्री संतरी नेता विधायक सब पार्टी बदल रहे हैं। यही बड़ा संकेत है कि इनकी सबसे बड़ी पार्टी का जहाज डूब रहा है। साथ साथ दोस्तों कई सारे दक्षिणपंथी संगठन के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे बीजेपी के मिनिस्टर के साथ में मिलकर और गणेश की प्रतिमा लेकर आए थे। इसके बाद कर्नाटक पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई, गणेश की प्रतिमा को सही जगह ले जाकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर लाठीचार्ज भी किया गया और इनको तितर बितर करने की कोशिश की गई। हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए कर्नाटक कांग्रेस को हिंदू विरोधी साबित करने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। और आलम यह है कि एएनआई जैसी बड़ी बड़ी संस्थान जिनको खुलकर बताना चाहिए था कि ये फेक दावा किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी ने कोई अपमान नहीं किया, इसके बावजूद इसे न्यूज बताकर एकनाथ शिंदे जैसे नेताओं से भी प्रतिक्रिया ली जा रही है। दोस्तों आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण स्तंभ होता है स्वतंत्र मीडिया। प्रधानमंत्री मोदी ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। इस पर कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता ने निशाना साधते हुए कहा कि श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आपके सबल और शक्तिशाली नेतृत्व के कारण दुनिया में भारत की प्रेस की आजादी 159वें नंबर पर है 180 देशों में। क्या ये शर्मनाक नहीं है? और आप पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। जब आप एक पत्रकार को न्याय नहीं दिला सकते तो क्या ही करेंगे? उस पत्रकार से कहिए एफआईआर कराने के लिए। दरअसल दोस्तों भारत का एक पत्रकार है जो राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे को लेकर दावा करता है कि उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से कहा जा रहा है कि अगर दुर्व्यवहार किया गया है राहुल गांधी के कार्यक्रम में तो एफआईआर दर्ज कराइए, हम लोग तैयार हैं इसे लीगल देखने के लिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के साथ साथ फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेकर कुछ बोलने का भी कोई अधिकार है या नहीं है? क्योंकि पिछले 10 सालों में लगातार देश के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच की स्थिति खराब होती चली जा रही है दोस्तों। यहां तक कि फ्रीडम ऑफ प्रेस की यह हालत है कि 180 देशों में से भारत में 159वें देश पर भारत का पत्रकारिता पहुंचा हुआ है, यानी सबसे खराब स्थिति में है। साथ साथ मोदी लूट योजना लगातार जारी है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस पार्टी न्यूज की ओर से निशाना साधा गया है। आपको बता दें कि कच्चा तेल 21% सस्ता हुआ है दोस्तों, लेकिन क्या आप लोगों के पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि जब जब कच्चा तेल की कीमतें बढ़ जाती है तब तब अचानक से दाम बढ़ा दिया जाता है। लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो कहा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में दाम बढ़ गए हैं इसलिए हमें बढ़ाना पड़ रहा है, लेकिन अब तो दाम लगातार घटते चले जा रहे हैं। 21% कम हो गया तो कम से कम 20 रुपए और कम होने चाहिए दोस्तों। कहीं भी पेट्रोल 80 रुपए से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। लेकिन आप लोग जानते हैं कि देश में पेट्रोल की कीमत किस तरीके की है? कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने क्षेत्र के पेट्रोल के दाम जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। इसी के साथ में प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के लोगों का केवल एक ही काम है, सुबह से शाम तक टैक्स दो, टैक्स दो, टैक्स दो। हर चीज पर टैक्स लगाया जाता है। टूथपेस्ट पर 18%, टूथब्रश पर 5%, शोप पर 18% के साथ साथ सेविंग आइटम पर 18% टैक्स लग रहा है। हेयर ऑयल पर भी 18% टैक्स है। शैम्पू, पाउडर, क्रीम, क्लॉथ पर भी टैक्स लग रहे हैं 5 से 18%। फूड पर लग रहा है, जूते से लेकर लोगों
लोगों के घड़ी पहनने तक पर 18% का टैक्स है। कैब बुक करते हैं तो 5 से 12% का टैक्स है। पेन यूज करते हैं 12% का टैक्स है। स्टेशनरी पर 18 से 28% का टैक्स है दोस्तों। बर्तन यूज करते हैं 12% का टैक्स है। गलती से बाहर से खाना मंगा लिया तो 18% का टैक्स दो। अगर पंखा यूज करते हो तो 18% का टैक्स दो। यानी सुबह से लेकर केवल टैक्स दो टैक्स दो टैक्स दो का काम चल रहा है। कांग्रेस पार्टी की ओर से निशाना साधते हुए कहा गया कि मोदी सरकार का मतलब वसूली सरकार है। साथ साथ दोस्तों क्या आप इस संज्ञा का समर्थन करते हैं? जो भी आपकी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ मठाधीश और माफिया में कोई फर्क नहीं है। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के लोग सोशल मीडिया पर जोरदार तरीके से विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा भूमाफिया पार्टी बताया है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि महाभारत के दानवीर कर्ण के त्याग की व्याख्या करते हुए कि आज की गठबंधन की राजनीति में कर्ण मौजूद है। राजनीति में उनके विचारों सिद्धांतों को लेकर अगर कुछ त्याग करना पड़ेगा तो समाजवादी पार्टी इसके लिए तैयार है। स्पष्ट तौर पर दोस्तों कर्णों को साथ में लाने के लिए अखिलेश यादव की ओर से बयान दिया गया। इसका साफ मतलब यह है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उसकी विचारधारा को हराना चाहते हैं, कर्ण के तौर पर है, उसको पहचाना जाना चाहिए, उसको मौका मिलना चाहिए। साथ साथ दोस्तों अटॉर्नी जनरल क्या हमारे जजों के सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चाहते हैं? आपको बता दें कि सरकारी जो वकील है जिसे अटॉर्नी जनरल कहा जाता है, उन्होंने हाईकोर्ट के जज के बारे में सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मांगी है। नेशनल हेराल्ड में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को 13 सितंबर को सरकारी वकील आर वेंकट रमनी ने बताया कि उनके पास सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जजों को लेकर, खासकर हाईकोर्ट के जजों को लेकर। दरअसल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के अंदर कई सारे जजों की नियुक्ति होने वाली है, तो हाईकोर्ट के जजों को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाएगा। इसके लिए अब हाईकोर्ट के जजों के सेंसिटिव इंफॉर्मेशन यानी संवेदनशील इंफॉर्मेशन जुटाई जा रही है। सवाल यह है कि ये किस तरीके की संवेदनशील इंफॉर्मेशन है और क्या ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दी जाएगी और सरकार क्या सुप्रीम कोर्ट के नए जजों की नियुक्ति में इंटरवेंशन करने की कोशिश कर रही है दोस्तों, दखल देने का प्रयास कर रही है? क्योंकि अगर जज को यह रिपोर्ट दी जाएगी और बताया जाएगा कि हाईकोर्ट के जजों को लेकर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, इसको नियुक्त करिए, इसको मत करिए, इनके बैकग्राउंड में ऐसा है, इनके बैकग्राउंड में वैसा है, इस तरीके की बातें कही गई होगी दोस्तों। रिपोर्ट क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दिया गया है और उनकी एक टीम होती है जिसे कोलिजियम कहा जाता है, जिनका काम होता है कि किसी हाईकोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट करना, सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना। तो क्या अब जो ऐसा डिसीजन लिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के जज को नियुक्त किया जाएगा, तो फिर हाईकोर्ट के जजों के बैकग्राउंड का जो डेटा जिसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कहा जा रहा है, सरकारी वकील ने दिया है, क्या उसे भी कंसीडर किया जाएगा? अगर ऐसा होता है दोस्तों तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय लेने के प्रक्रिया में सरकार का दखल हो जाएगा। आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। क्या इस तरीके की चीजें करना जरूरी है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद से पता कर सकता है कि किस जज का क्या बैकग्राउंड है, कितना सेंसिटिव मामला है, लेकिन इसमें सरकार की ओर से दखल देने का क्या मतलब है? साथ साथ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज 11 बजे पार्टी के ऑफिस पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। देखते हैं उनकी ओर से पार्टी के नेताओं को आगे किस और दिशा दी जाती है दोस्तों, और पार्टी की ओर से क्या बताया जाता है, किस तरीके से अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चुनाव की तैयारी करेंगे। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेता का शुक्रिया अदा करने पहुंच गया अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल ने वकील और कांग्रेस पार्टी के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी से मुलाकात की है दोस्तों और उनका अभिवादन किया है, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल का केस लड़ रहे थे और बार बार उनके द्वारा बेल की अर्जी लगाई जा रही थी और आखिरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री को बेल मिल गया है दोस्तों। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेता अभिषेक मनु सिंघवी को अभी हाल फिलहाल में तेलंगाना से राज्यसभा का सांसद बनाकर पार्टी ने राज्यसभा भेजा है। अगर आप भी मानते हैं कि इंडिया गठबंधन के सारे नेताओं को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा के बीच में विवाद चल रहा है। इनडायरेक्ट तरीके से कहते हैं कि जिस तरह एक परिवार को आगे बढ़ाकर कांग्रेस राजनीति कर रही है, पूरा दलित समाज देख रहा है। दरअसल दोस्तों कुमारी सैलजा के प्रति सिंपैथी दिखाने की कोशिश कर रहे प्रधानमंत्री। हालांकि उनका अंतिम गोल तो ये होगा कि पार्टी के अंदर भेद पड़ जाए, यानी कांग्रेस पार्टी आपस में ही दो अलग अलग खेमे में बढ़ जाए। इसीलिए इस तरीके के बयान दिए जा रहे ताकि मोदी ने बयान दिया है तो इस पर अब बाइट लिया जाएगा कांग्रेस पार्टी के नेताओं से, कुमारी सैलजा से। और कोई अगर अलग तरीके का बयान देगा तो फिर इससे पार्टी में और विवाद खड़ा करने की एक तरीके से कोशिश की जा रही है दोस्तों। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर लखीमपुर थाने में शव रखकर किया गया हंगामा। आपको बता दें कि पुलिस कस्टडी में पिटाई से युवक की मौत के मामले को लेकर यह बड़ी अपडेट है। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह बोले, कहा सवर्णों की सरकार में पीडीए को चुन चुनकर मारा जा रहा है। यूपी के लखीमपुर में एक नाबालिग दलित युवा आकाश पासी को जातिवादी सीएम योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने पीट कर पुलिस कस्टडी में मार दिया। उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस कस्टडी मौत के मामले को लेकर दोस्तों कई अपडेट सामने आती रहती है, यानी पूरी तरीके से पूरी पुलिस व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। जिस पुलिस थाने को सबसे सिक्योर जगह होना चाहिए, वहां पर अगर इस तरीके से कस्टडी डेथ के मामले सामने आ रहे हैं दोस्तों, ये साफ तौर पर भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था, भारत के जुडिशियल सिस्टम, पुलिस सिस्टम पर सवाल खड़े होते हैं दोस्तों। अपनी राय जो लिखता है, क्योंकि दलितों के कस्टडी में मौत के कई सारे डरावने आंकड़े हैं और अब दलित समाज के एक और व्यक्ति का यह मामला सामने आ रहा है, आकाश पासी का। कुल मिलाकर दोस्तों उत्तर प्रदेश के इस मामले पर अगर पुलिस वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और इस मामले को दबाने का प्रयास किया गया तो कहीं ना कहीं ये मामले थमेंगे नहीं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि इसका पुरजोर तरीके से विरोध होना चाहिए और ऐसे किसी भी कस्टडी डेथ खासकर दलित समाज के व्यक्ति के साथ हुए इस अन्याय को लेकर पुरजोर आवाज उठाई जानी चाहिए, तो अपनी राय जरूर लेकर आएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें तेजस्वी यादव बोले, कहा बिहार में 20 वर्षों में एनडीए की डबल इंजन सरकार है, फिर भी सत्ता के स्वार्थी इन लोगों ने मिथिला के लिए कोई विशेष कार्य नहीं किया है। अगर हमारी सरकार बनी तो एमडीए यानी मिथिलांचल डेवलपमेंट बोर्ड यानी मिथिलांचल विकास प्राधिकरण बनाया जाएगा। यह प्राधिकरण
मिथिलांचल के चहुमुखी विकास के लिए गेम चेंजर साबित होगा। दरभंगा और मधुबनी 4 जिलों में भारतीय जनता पार्टी के 4 बार से सांसद है। दरभंगा और मधुबनी में अधिकांश एमएलए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के हैं, लेकिन दोनों जिले सबसे पिछड़े जिलों में से एक है। हमने केवल 17 महीने के अपने अल्प कार्यकाल के दौरान अधीन अपने विभाग के तहत आरओबी, सड़कें और एम्स और डीएमसीएच से निकलकर शहर के बाहर शोभन बाईपास के पास से लेकर अन्य विकास कार्य किए हैं। कुल मिलाकर तेजस्वी यादव क्षेत्र के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और अपनी सरकार के विकास कार्यों को क्षेत्रवार तरीके से गिनवा रहे हैं दोस्तों, ताकि पार्टी के नेताओं को यह क्लियर रहे और आने वाले दिनों के अंदर जब अन्य विरोधी नेताओं के साथ में उनका डिबेट डिस्कशन होगा तब वो बताएंगे कि तेजस्वी यादव के 18 महीने 17 महीने की सरकार में क्या कुछ हुआ है। सासा 2019 में शामिल हुए, 2024 में बीजेपी को अलविदा टाटा बाय बाय कह गए। जयप्रकाश गुप्ता जो पूर्व मंत्री है, उन्होंने अपना इस्तीफा मीडिया में दिखाया है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त आ गए थे। साथ उचाना की सीट पर माना जा रहा है कि इस बार जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला दूर दूर तक लड़ाई में नहीं है। कांग्रेस पार्टी और निर्दलीय मुकाबले में डटा हुआ है। सफीदों की बात करें तो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच मुकाबला है। नरवाना में कांग्रेस और इनेलो के बीच मुकाबला चल रहा है। जुलाना में कांग्रेस एक तरफा जीत रही है। जुलाना वो सीट है जहां से विनेश फोगाट चुनावी मैदान में है। जिंद की सीट की बात करें तो बीजेपी को लीड मिल रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी मुकाबले में है। साथ चाइना के विदेश मंत्री कहते हैं कि हमने अपनी सेना को पूर्वी लद्दाख की 4 जगह से पीछे हटा लिया है, जिसमें गलवान घाटी भी शामिल है। चीन के विदेश मंत्री के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी में नए नवेले नेता गए हैं। अजय आलोक कहते हैं कि यह झूठ बोल रहा है। मोदी जी के कहने पर सच्चाई यह है कि दिल्ली जितनी जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया। कुल मिलाकर राहुल गांधी पर तंज कसते हुए बातें कह रहे थे अजय आलोक। हालांकि दोस्तों लोगों ने जवाब देते हुए कह दिया कि चमन आलोक बकौल नरेंद्र मोदी जब कोई घुसा नहीं तो पीछे कहां से हटा लिया चीन ने, ये सवाल है दोस्तों। यानी चाइना अपने बयान में कहता है कि उसने लद्दाख और अन्य क्षेत्रों से अपनी सेना पीछे हटा ली है, तो फिर इसका मतलब है कि वो भारत के इलाके में घुसे थे इसीलिए पीछे हटे हैं। तो फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ने क्यों कहा था कि कोई नहीं आया है, नहीं कोई घुसा है। लोगों ने हिदायत देते हुए यहां तक कह दिया कि भाषा की मर्यादा को बनाकर रखे, क्योंकि तेरे जैसे लोगों को सत्ता बदलते ही पार्टी बदलने की आदत है। क्या पता 2.5 साल के बाद कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर दिखाई दे। यानी अजय आलोक जैसे जनता दल यूनाइटेड के नेता और अन्य पार्टी के नेता जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, बीजेपी के लिए अपनी निष्ठा लॉयल्टी दिखाने के लिए दोस्तों दोयम दर्जे की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि नए नए नेता भाजपा के कुछ ज्यादा बड़े भाजपाई बनने का कोशिश करते हैं और यही भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में हरवाने का बड़ा कारण है, तो अपनी राय जो लेकर अखिलेश यादव बोले का फोन करना या फोन नहीं उठाना छोटी बात है। सपा बसपा का गठबंधन देश की राजनीति को बदलने के लिए था, लेकिन कुछ परिस्थिति रही जिसकी वजह से गठबंधन टूट गया। साथ साथ दोस्तों हरियाणा में बदलाव की बहार है। कांग्रेस पार्टी का बढ़ता परिवार है। उदय भान सिंह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आज होडल निवास पर क्षेत्र में सम्मानित सरपंचों ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। राहुल सरपंच भूपगढ़ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। हंसराज सरपंच है सोलाका के, उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में आस्था व्यक्त की है। निकेश पूर्व सांसद है डकोरा के, उन्होंने भी कांग्रेस के साथ आने का फैसला लिया है। यूसुफ खान जो सोलाका से है, उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। कुल मिलाकर दोस्तों अक्टूबर 4 बीजेपी बाहर इस तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर लगा रही है। साथ साथ कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 2 बड़ी गिरफ्तारी प्रिंसिपल संदीप घोष और कोलकाता पुलिस के एसएचओ के बाद अब एक बार फिर से जुबानी जंग देखने को मिल रही है। टीएमसी की ओर से अलग तरीके की प्रतिक्रिया दी जा रही है दोस्तों, और भारतीय जनता पार्टी अलग तरीके के बयान दे रही है। दोनों पार्टियां एक दूसरे के आमने सामने। साथ साथ सोनिया गांधी ने शनिवार को दिल्ली में गोल मार्केट स्थित सीपीएम के मुख्यालय में सीताराम येचुरी को अंतिम श्रद्धांजलि दी है। सीपीएम के कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद रहे दोस्तों। साथ साथ हरियाणा कांग्रेस ने कई सारे युवा नेताओं को जिम्मेदारी हरियाणा के असेंबली इलेक्शन को लेकर दी है। आपको बता दें कि कई दिग्गज नेता मैदान में उतरे हुए हैं। दीपेंद्र हुड्डा के यंग टीम में एक से एक दिग्गज नेता हैं जिनकी उम्र 40-50 के आसपास है और मिनिमम 30-35 तक भी है। तो इसका सीधा मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी एक युवा नेतृत्व की तरफ आगे बढ़ी है। साथ साथ दोस्तों अपने ऑफिशियल विजिट पर गए थे अमेरिका तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और उनको एक बड़ी जीत मिली है। दरअसल दोस्तों उन्होंने अपने अमेरिका विजिट के दौरान 19 MOU साइन किए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझौता किया है, और इसके तहत 7,618 करोड़ का इन्वेस्टमेंट तमिलनाडु में आएगा। 11,516 लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करके आए हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। अब धरातल पर उतारना सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे। साथ साथ महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक अटकलें तेज हो गई है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि एकनाथ शिंदे की भारतीय जनता पार्टी में वापसी को लेकर गणेश उत्सव के बाद कोई फैसला लिया जाएगा। एकनाथ खड़से ने दावा किया कि देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें राज्यपाल पद की पेशकश की थी। उस संबंध में शनिवार को पत्रकारों ने देवेंद्र फडणवीस से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें शामिल करना है या नहीं करना है, इसे लेकर जल्द निर्णय लिया जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व करेगा फैसला। ये फैसला किसी राज्य की पार्टी के नेतृत्व का नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार को निर्णय लेना है। केंद्र के बीजेपी के लोग को निर्णय लेना है। शासक गोपाल कांडा ने बीजेपी से गठबंधन करने की कोशिश क्यों की थी, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। गोपाल कांडा पर कई सारे गंभीर मामले चल रहे थे। हरियाणा की सियासत में एक बड़ा उलटफेर तब देखने को मिला जब इंडियन नेशनल लोक दल यानी मायावती और इनेलो पार्टी के गठबंधन के साथ गोपाल कांडा की पार्टी हरियाणा लोकहित भी जुड़ गई। तीनों पार्टी ने मिलकर हरियाणा का चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। गोपाल कांडा की पार्टी ने बीएसपी और इनेलो के साथ में गठबंधन ऐसे वक्त में किया है जब लग रहा है कि बीजेपी और हरियाणा लोकहित पार्टी का गठबंधन हो जाएगा। हालांकि दोनों के बीच में दूरियां देखने को मिल रही है। तो क्या ये जानबूझकर गठबंधन करवाया गया है दोस्तों? अगर इस तीसरे मोर्चे को और मजबूती मिलेगी तो कहीं ना कहीं नुकसान कांग्रेस पार्टी का होगा। आप लोग जानते हैं कि
जननायक जनता पार्टी वाला जो एक्सपेरिमेंट था, क्या इस बार INLD और BSP को साथ में लेकर गोपाल कांडा को भी ज्वाइन करवाकर किया जा रहा है? कई सारी थ्योरियां चल रही है खासकर हरियाणा को लेकर। दोस्तों आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से पल पल की सारी बड़ी अपडेट आगे भी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों जुड़े रहने सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा वीडियो को मेरे तो शेयर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।